फ्रेंड्स, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन नज़र आ रहा है। फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू क्लोरीन। फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू क्लोरीन। क्लोरीन की तुलना में फ्लोरीन प्रबल ऑक्सीकारक होता है, क्यों? तो डियर स्टूडेंट्स, इसका रीज़न है ये ट्रिक। सांस ही ना लड़े मुँह पे, सांस ही ना लड़े मुँह पे। अब देखिए, स्मॉल एटॉमिक साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लो डिसोसिएशन एंथैल्पी, मोर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये चारों जो है फ्लोरीन में होता है। इसीलिए फ्लोरीन जो है क्लोरीन के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। एक बार फिर से समझने की कोशिश करें डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है एग्जाम में, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो सुनिए, वो एटम और स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉनों को इजीली एक्सेप्ट करता है या फिर जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वह पदार्थ या परमाणु जो शीघ्रता से या आसानी से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, वह ऑक्सीकारक कहलाता है। ऑन द अदर हैंड, दोज एटम और स्पीसीज विच लूजेज इलेक्ट्रॉन इजीली इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। वह परमाणु जो शीघ्रता से इलेक्ट्रॉन त्यागता है, वह अपचायक होता है। तो यहां आपको मैंने समझा दिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है कोई भी सब्सटेंस और स्पीसीज और एटम जितनी जल्दी एक्सेप्ट करेगा, वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऑक्सीकारक होगा, जो जितनी शीघ्रता से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। अब बात ये आती है कि क्लोरीन की कंपैरिजन में फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्यों? तो मैंने बताया ना भाई आपको, आपके सामने ये ट्रिक है, ये देखिए, सांस ही न लड़े मुँह पे। अब आपको इसी से इसका आंसर आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। कैसे? ये देखिए, स्मॉल एटॉमिक साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लो डिसोसिएशन एंथैल्पी, मोर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये फॉलोइंग प्रॉपर्टी जो है फ्लोरीन में प्रेजेंट होती है। इसीलिए फ्लोरीन जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है देन क्लोरीन। डियर स्टूडेंट्स, देखिए, इसको मैंने यहां पर डिक्टेट किया है। ये देखिए, स्मॉल एटॉमिक साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लो डिसोसिएशन एंथैल्पी, मोर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये देखिए, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी किसमें होती है? फ्लोरीन में होती है। इसीलिए फ्लोरीन जो है क्लोरीन के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। डियर स्टूडेंट्स, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स जरा देखें, स्मॉल एटॉमिक साइज, फ्लोरीन का परमाणु आकार छोटा होता है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन की ऋण विद्युता उच्च होती है। लो डिसोसिएशन एंथैल्पी, फ्लोरीन की वियोजन ऊर्जा या बंद वियोजन ऊर्जा बहुत कम होती है। आगे, मोर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोड विभव जो है अधिक होता है। यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम होती है। डियर स्टूडेंट्स, आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखा होगा कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, उसमें फ्लोरीन, अगर आप एनसीईआरटी की बुक को देखते हैं तो फ्लोरीन जो है सबसे टॉप पर होता है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है मोर पॉजिटिव होती है। यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? मोर पॉजिटिव होती है। आपको पता है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज़्यादा पॉजिटिव होगी, उसमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, उसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता जो है उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हम यहाँ तो देख ही रहे हैं कि क्लोरीन के कंपैरिजन में फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो डियर, एक बात दिमाग में रखिए कि फ्लोरीन जो है, जितने भी एटम हैं
उन सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट्स आपको ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सांस ही न लड़े मुंह पे, अब सांस ही न लड़े मुंह पे आपको सब आ जाएगा। देखो, सांस ही न लड़े मुंह पे, तो सांस ही न लड़े मुंह पे आपको पूरा याद हो जाएगा। देखिए, स्मॉल एटॉमिक साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लो डिसोसिएशन एंथैल्पी, मोर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये चारों के चारों प्रॉपर्टी किस में होती है? फ्लोरीन में होती है। इसलिए फ्लोरीन जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, उसमें इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका है। अब हमारे सामने सेकेंड क्वेश्चन, लिसन टू मी। Why is N2 लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर? कमरे के तापमान पर नाइट्रोजन कम क्रियाशील है, क्यों? तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर तो आप लोग भी जानते ही होंगे। कैसे? देखो, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस N2 मॉलिक्यूल में, ये देखिए, इस N2 मॉलिक्यूल में जो दोनों नाइट्रोजन एटम होते हैं उनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये देखिए इस तरह से, फिर से देखिए, N2 मॉलिक्यूल में जो दोनों नाइट्रोजन एटम होते हैं उनमें ट्रिपल बॉन्ड यानी कि कोवलेंट बॉन्ड होता है। और इसकी जो है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है, वो होती है इतनी 941.4 किलो जूल मोल इनवर्स। अब आप खुद देखिए कि जो नाइट्रोजन है N2, उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी यानी कि बंध विजन ऊर्जा का मान बहुत उच्च होता है, यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की जो वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये देखिए कितनी। इसीलिए रूम टेम्परेचर पर ये लेस रिएक्टिव होता है, ये किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब तक इसके बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे और ये मॉलिक्यूल से जब तक एटॉमिक फॉर्म में नहीं आएगा तब तक ये रिएक्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए ये जो N2 मॉलिक्यूल होता है ये लेस रिएक्टिव होता है। एक बार फिर से देखिए, बहुत शॉर्ट में आपको आंसर देना है। आप ये भी बोल सकते हैं N2 मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, 941.4 किलो जूल मोल इनवर्स। इसीलिए N2 मॉलिक्यूल रूम टेम्परेचर पर क्या होता है? लेस रिएक्टिव होता है या फिर अनरिएक्टिव होता है। ठीक है, तो ये आंसर आपको समझ में आ चुका होगा। हिंदी में सुने, देखो, N2 अणु में दोनों परमाणुओं के मध्य यानी 3 सहसंयोजक बंध होते हैं, जिसके कारण इसकी बंध विजन ऊर्जा का मान उच्च होता है। ये देखिए 941.4 किलो जूल मोल इनवर्स। अत्यधिक बंध वियोजन ऊर्जा होने के कारण यह कमरे के तापमान पर क्या होता है? अक्रिय होता है, यानी कि बहुत कम क्रियाशील होता है। तो डियर स्टूडेंट, आपने इसको देख लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। ये देखिए, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लोअर देन क्लोरीन, व्हाई? अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि क्लोरीन की कम तुलना में फ्लोरीन की बंधन एंथैल्पी कम होती है, क्यों? यानी कि एक बार फिर से सुनिए, यहां पर हम ये भी कह सकते हैं कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बंध विजन ऊर्जा की जो वैल्यू है वो फ्लोरीन में कम होती है और क्लोरीन में ज़्यादा हो जाती है। ऐसा क्यों हो जाता है? तो देखिए, हम बात आपको समझा देते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये है आंसर और इस आंसर को हम समझते हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ये देखिए, ये 17 ग्रुप है और 17 ग्रुप में अगर हम एटम की बात करते हैं तो एटम इस तरह से, ये देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, और एसेटीन भी होता है, लेकिन एसेटीन आपको पता है ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। तो जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो इनका एटॉमिक साइज क्या होता है? बढ़ता है। जब हम इस 17 वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो इनका परमाणु आकार क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, एटॉमिक साइज क्या होती है इसकी? इंक्रीज होती है। ठीक है, लेकिन आप एक बात का ध्यान रखें कि फ्लोरीन का एटॉमिक साइज क्लोरीन के कंपैरिजन में क्या होता है? छोटा होता है ना, कम होता है। तो चलो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये फ्लोरीन और हमने ये फ्लोरीन बना लिया, इसके बीच में हमने ये बॉन्ड बना लिया। अब क्या होगा? सुनिए, जितना हमने फ्लोरीन के लिए बनाएंगे उतना ही सपोज हमने क्लोरीन के लिए बना दिया। ये देखिए, मैं आपके लिए क्लोरीन के लिए कर देता हूँ इस तरह से। अब इस फ्लोरीन एटम पर जो लोन पे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 3 लोन पे इलेक्ट्रॉन हम लिख देते हैं ऐसे। ये देखिए, क्लोरीन पर भी हम इस तरह से लिख देते हैं। ये देखिए, हमने ऐसे लिख दिया।
अब आपको एक बात पता है कि फ्लोरीन एटम का साइज ये देखिए स्मॉल है। स्मॉल साइज होने की वजह से क्या होता है कि ये जो इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये देखिए यहाँ पर, तो इनके बीच में रिपल्शन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मोर रिपल्शन। ये देखिए, ये लिख दिया मैंने मोर रिपल्शन। इनके बीच में डियर स्टूडेंट्स रिपल्शन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। और यहां अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन का एटॉमिक साइज ऊपर से नीचे आने पर क्या हो गया डियर, बढ़ जाता है। तो बढ़ने की वजह से क्या होता है कि ये जो क्लोरीन के लोन पे इलेक्ट्रॉन है, इधर भी लोन पे इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन कम होता है। तो हम यहां पर लिखेंगे लेस रिपल्शन। ये देखिए लेस रिपल्शन। अब आपको पता है कि जब इनके बीच में ज्यादा रिपल्शन होगा तो इनकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अब बॉन्ड लेंथ अगर इनकी बढ़ जाएगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी। किसके कंपैरिजन में, Cl के कंपैरिजन में। इसीलिए इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एक बार फिर से सुनिए, देखिए आप जानते हैं कि फ्लोरीन एटम का साइज स्मॉल होता है और क्लोरीन एटम का साइज लार्ज होता है। साइज स्मॉल होने की वजह से इस फ्लोरीन के लोन पे इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन क्या होता है, ज्यादा होता है। इसलिए इनकी बीच की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जब बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम। और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होने पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और क्लोरीन में क्या रहता है, साइज लार्ज होता है, तो इनके बीच में रिपल्शन क्या होता है, लोन पर के बीच में कम होता है। इसीलिए इसकी बॉन्ड लेंथ इसके कंपैरिजन में ज़्यादा नहीं बढ़ पाती है। ठीक है, और इसलिए इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या रहती है, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा रहती है। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी क्या रहेगी, इसकी ज़्यादा रहेगी। और इसमें क्या होगा कि बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, इसके कंपैरिजन में बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी क्या हो जाती है, वीक। इसलिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाती है, इसकी कम। ठीक है, चलिए हिंदी में सुने। देखो आप बहुत अच्छे से जानते हैं जब 17 वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो इनका परमाणु आकार जो है बढ़ता है। ठीक है, अब ये देखिए, ये फ्लोरीन परमाणु है और ये क्लोरीन परमाणु है। फ्लोरीन परमाणु का आकार छोटा है, तो होता यह है कि इसके जो इलेक्ट्रॉन युग्म है और इसके भी इलेक्ट्रॉन युग्म है, इनके मध्य प्रतिकर्षण अधिक मात्रा में होता है। प्रतिकर्षण अधिक मात्रा में होने की वजह से इनके मध्य की जो बंध लंबाई वो बढ़ जाती है। जब बंध लंबाई बढ़ जाएगी तो बंध सामर्थ्य यानी बंध शक्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब बंध शक्ति कम हो जाएगी तो बंध विभजन ऊर्जा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और यहाँ Cl में देखो साइज लार्ज है, यानी बड़ा आकार है इसका Cl का, तो इनके इलेक्ट्रॉन युग्म के मध्य प्रतिकर्षण कम होता है। प्रतिकर्षण कम होने की वजह से इसकी बंध लंबाई इस F के कंपैरिजन में कम बढ़ पाती है। और बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी बंध सामर्थ्य या बंध शक्ति भी क्या होती है, इसके कंपैरिजन में ज्यादा होती है। तो बंध विभजन ऊर्जा इसकी क्या होती है, Cl की ज्यादा होती है। और यही वजह है क्या कि फ्लोरीन की जो बंधन एंथैल्पी है वो क्लोरीन के कंपैरिजन में क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक डियर स्टूडेंट्स, तो देखो ये आपको समझ में आ चुका है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए नया क्वेश्चन हमारे सामने है, लिस्ट द इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सल्फर। सल्फर के महत्वपूर्ण स्रोत लिखो। डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं सल्फर हमेशा सल्फाइड ओर एंड सल्फेट ओर में प्रेजेंट रहता है। सल्फर हमेशा सल्फाइड अयस्क और सल्फेट अयस्क में उपस्थित रहता है। देखिए पहला यहाँ पर ये PbS है, इसको हम गैलेना कहते हैं। ये ZnS है, ये जिंक ब्लैंड है। CuFeS2 इसको हम कॉपर पायराइट कहते हैं। ये देखिए तीनों जगह पर सल्फाइड है तो इनको हम लोग बोलते हैं सल्फाइड ओर। नेक्स्ट देखिए CaSO4.2H2O जिप्सम, MgSO4.7H2O ये है इप्सम सॉल्ट। तो यहाँ ये जो दोनों ओर हैं ये देखिए सल्फेट ओर है। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि सल्फर हमको या तो सल्फाइड ओर की फॉर्म में या फिर सल्फेट ओर की फॉर्म में मिलता है। सल्फाइड हमेशा हमको या तो सल्फाइड अयस्क के रूप में मिलता है, सल्फर हमेशा या तो हमको सल्फर हमेशा हमको सल्फाइड अयस्क के रूप में मिलता है या फिर सल्फेट अयस्क के रूप में मिलता है। ये देखिए ये सारे सल्फाइड अयस्क हैं और ये सल्फेट अयस्क हैं।
डियर स्टूडेंट, कभी सोचा है आपने कि जो ओनियन मतलब प्याज, जब हम प्याज को काटते हैं तो हमारी आंखों से आंसू क्यों आते हैं? तो डियर स्टूडेंट, जब आप प्याज को काटते हो तो प्याज में जो है सल्फर प्रोड्यूस होता है, यानी कि सल्फर उसमें उत्पन्न होता है। ये सल्फर हमारी जो आई होती है और उस आई में जो मॉइस्चर यानी जो H2O होता है उससे रिएक्शन करता है और उससे रिएक्शन करके H2SO4 का फॉर्मेशन करता है। जब वो H2SO4 का फॉर्मेशन करता है तो हमें आंखों में जलन होती है, ठीक है, और जिसकी वजह से हमारी आंखों में क्या होता है, आंसू निकलते हैं। एक बार फिर से देखिए, जब हम प्याज को काटते हैं तो उसमें सल्फर प्रोड्यूस होता है, सल्फर उसमें से निकलता है। ये सल्फर हमारी आंख में जो पानी यानी वाटर होता है उससे रिएक्शन करके H2SO4 का फॉर्मेशन करता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने की वजह से हमारी आंखों में जलन होती है, जिसकी वजह से हमारे आंसू निकलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब आपको समझ में आ गया होगा। वैसे तो सल्फर जो है गार्लिक में भी होता है, एग में होता है, हेयर में होता है, वूल में भी होता है, लेकिन ओनियन में ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। ठीक है, अब देखिए डियर स्टूडेंट, अब हम नए क्वेश्चन की तैयारी करते हैं। नया क्वेश्चन हमारे सामने है, बॉन्ड एंगल इन पीएच फॉर पॉजिटिव इज हायर देन इन PH3 वाई। एक बार फिर से देखिए, बॉन्ड एंगल इन पीएच फॉर पॉजिटिव इज हायर देन इन PH3 वाई। PH3 की तुलना में पीएच फॉर पॉजिटिव का बंध कोण अधिक होता है, क्यों? तो डियर स्टूडेंट देखिए, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ये PH3 का स्ट्रक्चर है और ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ये PH4 का स्ट्रक्चर है। ठीक है, जब आप PH3 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको पता है कि P के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 1 1 1 ये 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, तो इस P पर एक लोन पेयर बचेगा। ठीक, हम इधर आ गए, इधर देखिए हमको PH4 पॉजिटिव का स्ट्रक्चर बनाना है, तो आपको पता है P के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इस प्लस का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, कितने हो गए 4, तो हम 1 2 3 4 इनसे 4 हाइड्रोजन क्या करेंगे, लिंक कर देंगे। ठीक है, वास्तव में ये जो PH4 पॉजिटिव है ये बनता कैसे है? ये जो PH3 होता है, ये PH3, ये देखिए बता दूं मैं आपको, ये देखिए PH3, इसके पास लोन पेयर होता है और ये प्रोटॉन को यानी इसको एक्सेप्ट कर लेता है और इसको एक्सेप्ट करने की वजह से ही डियर क्या होता है, ये PH4 पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन हमारे सामने क्वेश्चन क्या है, हमारे सामने क्वेश्चन है कि ये जो PH4 पॉजिटिव है इसका बॉन्ड एंगल इस PH3 के बॉन्ड एंगल से ज़्यादा होता है, तो क्यों होता है? चलो शुरुआत करते हैं। देखिए आपको पता है इसमें sp3 हाइब्रिडेशन है, इसमें भी sp3 हाइब्रिडेशन है, मगर इसके P पर देखिए लोन पेयर है और इसके P पर कोई लोन पेयर नहीं है। तो होता ये है कि ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है। और इधर देखिए ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है, तो इनके बीच में रिपल्शन क्या होता है, कम होता है। ये देखिए यहाँ पर लेस रिपल्शन, ये देखिए लेस रिपल्शन। तो आपको पता है जब ज़्यादा रिपल्शन होगा, क्योंकि ये लोन पेयर इसको इधर की तरफ पुश करेगा, ये लोन पेयर इसको इस तरफ पुश करेगा, तो इनके बीच का जो एंगल है ये छोटा हो जाएगा, यानी कि 93.6। यहाँ पर ये बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है ना, तो इनके बीच में रिपल्शन क्या होता है, कम होता है, क्योंकि आपको पता है कि बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन क्या होता है, कम होता है। क्योंकि आपको पुराने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए, ये देखिए लोन पेयर के बीच में सबसे ज़्यादा रिपल्शन होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में होता है, और सबसे कम जो होता है वो होता है बॉन्ड पेयर के बीच में, है ना। तो यहाँ एक कंडीशन ये वाली लग रही है और एक कंडीशन ये वाली लग रही है। तो यहाँ देखिए लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और यहाँ देखिए बॉन्ड पेयर, तो इसमें रिपल्शन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इसमें रिपल्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। आपको पता है ज़्यादा रिपल्शन होने पर बॉन्ड एंगल क्या होता है, इसमें ज़्यादा छोटा हो जाएगा इस केस में। और यहाँ पर रिपल्शन जब कम होगा, क्योंकि ये इसको रिपल करेगा और ये इसको रिपल करेगा, फिर ये इसको रिपल करेंगे, फिर एक टाइम के बाद वो इस पोजीशन पर आकर क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, 109 डिग्री 20 मिनट पर आकर रुक जाएंगे। और वैसे भी आपको पता है कि sp3 है तो 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होता ही है। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आपको आ रहा होगा क्या कि देखो इस PH3 में sp3 हाइब्रिडेशन है, इस में भी PH4 पॉजिटिव में sp3 हाइब्रिडेशन है, मगर यहाँ पर देख सकते हैं आप एक लोन पेयर है, इसलिए इसकी ज्योमेट्री
टेट्राहेड्रल नहीं रहेगी, यानी चतुष्फल की नहीं रहेगी, क्या रहेगी? पिरामिडल, यानी कौन सी? पिरामिडी हो जाएगी। और यहाँ देखिए कोई लोन पेयर नहीं है, जीरो लोन पेयर, नो लोन पेयर, इसलिए इसका ज्योमेट्री जो है क्या रहेगा? टेट्राहेड्रल, यानी चतुष्फल की ही रहेगी। ठीक डियर स्टूडेंट, अब देखिए एक बहुत हम अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। देखिए इन सभी में एक ही जैसा स्टाइल रहेगा, ये 4 क्वेश्चन है, इन सबको मैं आपको स्टाइल बता देता हूँ। ये क्वेश्चन वास्तव में आखिर होंगे कैसे, देखिए जस्ट मोमेंट। अब देखिए इनका तरीका बताता हूँ मैं आपको, ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होंगे। देखिए देखो डियर, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है NCl3 हाइड्रोलाइज्ड बट NF3 डज नॉट, वाई? NCl3 जल अपघटित होता है, NF3 नहीं होता है, क्यों? तो आप एक बात का ध्यान रखना कि जो कॉमन चीज़ें हैं उनको मत देखा करो। जैसे आप है ना, यहाँ पर ये कॉमन कौन है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, इसको मत देखो। किसको देखोगे आप? Cl को और F को। तो आपको पता है Cl का एटॉमिक साइज लार्ज होता है, परमाणु आकार बड़ा होता है। लार्ज एटॉमिक साइज की वजह से इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, रिक्त डी कक्षक होता है, ठीक। और ये F है, F का एटॉमिक साइज स्मॉल है और उसमें डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इसका परमाणु आकार छोटा है और डी कक्षक नहीं होता है, ठीक है। तो होता यह है कि जब हम इसको वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो वाटर का जो ऑक्सीजन एटम है, ये देखिए ये वाला ऑक्सीजन एटम, ठीक है, वाटर का ये ऑक्सीजन एटम, ये अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन को जब Cl को देता है तो वो अपने डी ऑर्बिटल में ले लेता है और उसके साथ वो रिएक्ट करके हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है। मगर यहाँ पर F है और F में डी ऑर्बिटल नहीं होता है, तो जब वाटर का ऑक्सीजन एटम ये लोन पे इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो ये ले ही नहीं पाएगा, इसीलिए इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, यानी NF3 हाइड्रोलाइज नहीं होगा। हिंदी में देखें, देखिए आपको यहाँ पर NN को नहीं देखना है, आपको यहाँ Cl और F को देखना है। आपको पता है फ्लोरीन परमाणु की तुलना में क्लोरीन का परमाणु आकार बड़ा है, आकार बड़ा होने की वजह से इसमें रिक्त डी कक्षक होता है। रिक्त डी कक्षक होने की वजह से ये H2O का ऑक्सीजन परमाणु अपना एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी कि ये लोन पे इलेक्ट्रॉन इसको देता है Cl को, तो ये इसको एक्सेप्ट कर लेता है, ग्रहण कर लेता है और वाटर से रिएक्शन करके जल अपघटित हो जाता है। लेकिन यही H2O जब F को लोन पे इलेक्ट्रॉन एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देगा तो ये F उसको ग्रहण नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें डी कक्षक है ही नहीं, ठीक। इसीलिए NCl3 जल अपघटित होता है, NF3 जल अपघटित नहीं होता। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये देखिए यहाँ पर भी वही तरीका अपनाएंगे हम। ये देखिए SF6 इज एग्जिस्ट बट SS6 डज नॉट। SF6 होता है मगर SS6 नहीं होता, क्यों? तो आप यहाँ देखिए सल्फर है, इधर भी सल्फर है, तो आप सेम एटम को क्या करेंगे? आपने देख लिया, अब आप इसमें क्या करेंगे? F को देखेंगे और इधर H को देखेंगे, ठीक है। आपको पता है F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ऋण विद्युतता ज़्यादा होती है, इसीलिए ये F इस सल्फर के पेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को अनपेयर्ड कर देगा। F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए सल्फर के पेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को अनपेयर्ड कर देगा और ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर H वेरी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जो इस सल्फर के पेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को अनपेयर्ड नहीं कर पाता है, इसीलिए ये इसका फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। हिंदी में सुने, देखिए फ्लोरीन की ऋण विद्युतता ज़्यादा होती है, फ्लोरीन की ऋण विद्युतता ज़्यादा होने के कारण ये सल्फर के युग्मित इलेक्ट्रॉनों को अयुग्मित कर देता है, जिसकी वजह से SF6 का निर्माण हो जाता है। मगर यहाँ पर H जो है ये धन विद्युती है, ऋण विद्युती नहीं है, या इसको कह सकते हैं कि ये बहुत कम ऋण विद्युती होता है, जो सल्फर के युग्मित इलेक्ट्रॉनों को अयुग्मित नहीं कर पाता है, इसलिए इस यौगिक का निर्माण नहीं हो पाता है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। ये देखिए SF6 इज एग्जिस्ट बट OF6 डज नॉट। तो मैंने आपको क्या बताया, जो सिमिलर चीज़ें हों, समान चीज़ें हों, उन पर निशान बना लो। जैसे क्या F और F निशान बना लिया, मतलब इसको आपको ध्यान नहीं रखना है। आप किसको देखोगे? आप S को देखोगे और O को देखोगे। आपको पता है S का एटॉमिक साइज क्या लार्ज है और उसमें D ऑर्बिटल क्या होता है? प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यहाँ O है, इसका एटॉमिक साइज स्मॉल है, इसमें D ऑर्बिटल नहीं होता है ना। तो D ऑर्बिटल इसमें है, इसलिए ये फॉर्मेशन हो जाएगा। इसमें D ऑर्बिटल है, ये फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। इसलिए एग्जिस्ट करेगा और ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। स्टूडेंट्स देखिए
हम जानते हैं सल्फर का परमाणु आकार बड़ा होता है और ऑक्सीजन का परमाणु आकार छोटा होता है। सल्फर का परमाणु आकार बड़ा होने के कारण इसमें रिक्त डिकक्षक होता है, जिसकी वजह से ये F फ्लोरीन इसके साथ SF6 का निर्माण कर लेता है। मगर यहाँ ऑक्सीजन का परमाणु आकार छोटा है और इसमें रिक्त डिकक्षक नहीं है, इसलिए ये फ्लोरीन इसके साथ अभिक्रिया नहीं कर पाएगा, इसलिए इस यौगिक का निर्माण नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर, ये PCl5 इज एग्जिस्ट बट NCl5 डज नॉट, वाई? फिर से मैंने बताया समान चीज़ें क्या है, Cl इस पर निशान बना लो। अब आप किसको देखोगे, अब आप जो डिफरेंट है जैसे नाइट्रोजन को देखोगे और माफ़ करना फास्फोरस को देखोगे और नाइट्रोजन को देखोगे, तो आपको पता है कि यहाँ फास्फोरस है, इसका एटॉमिक साइज लार्ज होता है, इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, जिसकी वजह से ये Cl क्या करेगा, इसके पेड इलेक्ट्रॉनों को अनपेड कर देगा और PCl5 कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड NCl5 में अगर हम N को देखें तो N का एटॉमिक साइज स्मॉल है, इसमें D वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है, इसलिए इसके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं हो पाएंगे और NCl5 का फॉर्मेशन नहीं होगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर फास्फोरस का परमाणु आकार नाइट्रोजन की तुलना में बड़ा है, परमाणु आकार बड़ा होने के कारण इसमें रिक्त डिकक्षक होता है, रिक्त डिकक्षक होने के कारण ये Cl इसके युग्मित इलेक्ट्रॉनों को अयुग्मित कर देता है, जिसकी वजह से PCl5 का निर्माण हो जाता है। जबकि NCl5 में नाइट्रोजन का परमाणु आकार छोटा है, इसमें रिक्त डिकक्षक नहीं होता है, इसलिए Cl इस नाइट्रोजन के युग्मित इलेक्ट्रॉनों को अयुग्मित नहीं कर पाता है, इसलिए NCl5 यौगिक का निर्माण नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट।